जियोपॉलिटिक्स में एक कहावत होती है, देर आर डेकेड्स व्हेन नथिंग हैपन्स एंड देर आर वीक्स इन विच डेकेड्स हैपन। अगर आप ईरान में देखें, पिछले 24 घंटों में जो हुआ है, तो यहाँ हफ्तों की भी बात नहीं है। एक दिन में 40 साल की जो तारीख है वो बदल गई है। मिडल ईस्ट में पावर की जो डेफिनेशन है, पीस की जो डेफिनेशन है, वो 24 घंटों के अंदर बदल गई है। खबर तो यही है कि सुप्रीम लीडर अब मारे गए हैं। ये कॉन्फर्मेशन अब स्टेट मीडिया से आ चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका इम्पैक्ट क्या है? हमारा इससे क्या लेने देना? ये सारी चीजें हैं जिनके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज के स्पेशल एपिसोड में 5 मेन सवाल और उनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तेजी से सिचुएशन बदल रही है उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सबसे पहले समझना जरूरी है कि किस तरीके से, किस लेवल पर इंटेलिजेंस एजेंसीज का पेनिट्रेशन है कि इतने बड़े लीडर को मार गिराया गया। 20 फरवरी को यह अटैक आता है। महीनों की चेतावनी के बाद एक एरियल स्ट्राइक लॉन्च की गई। इनिशियल अटैक का मोटिव न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप का सफाया करना था, जिससे एक चेंज ऑफ गार्ड हो पाए और लोग सड़कों पर आ पाए। एटलीस्ट पब्लिकली तो यही बोला गया है। पहले तो कहा गया कि लीडरशिप इंटैक्ट है, लेकिन ईरान तिलबिलाया हुआ था। 7 देशों के खिलाफ मोर्चा खोलना और बेसिस पर अटैक करना दिखाता है कि कुछ बड़ा हुआ है। प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए ग्राउंड इंटेलिजेंस ने पूरा गेम पलट दिया। सैटेलाइट फोटोज दिखाती हैं कि बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था। मतलब वो छुपे हुए थे पर उन्हें ढूंढ निकाला गया। ये बॉम्ब जमीन के 60 फीट अंदर धंसकर फटते हैं, जिसका मतलब है कि उनका सबसे सुरक्षित ठिकाना भी उन्हें नहीं बचा पाया। बात सिर्फ सुप्रीम लीडर की नहीं है। कॉन्फर्मेशन है कि उनके साथ IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप कमांडर्स, डिफेंस मिनिस्टर जनरल अजीज और डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी को भी मार गिराया गया है। क्या ईरान में आज चेन ऑफ कमांड जिंदा है? क्या ईरान हिटबैक कर पाएगा? अगर चेन ऑफ कमांड नहीं है तो शायद दुनिया और दुबई का एयरपोर्ट सुरक्षित है, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शंस इन प्लेस हैं तो अभी भी उनके पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स और सुपरसोनिक वेपन्स हैं। ईरान को दूसरे किसी छोटे देश की तरह मत देखिएगा। ये एक रीजनल सुपर पावर था जो न्यूक्लियर वेपन के करीब था। उन्होंने एक ग्रेडेड सिस्टम बनाकर रखा है जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होती है। 3 पॉसिबल सक्सेसर्स के नाम सामने आए हैं। हेड ऑफ जुडिशरी गुलाम हुसैन, उनके चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर और हसन खुसैनी, जो फाउंडर के पोते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि उन्होंने जनरल्स के एक छोटे ग्रुप को राइट ऑफ कंट्रोल दे रखा था कि उनकी एब्सेंस में वो क्या कार्रवाई करें। अगर ये लोग डेस्परेशन में ट्रिगर दबा देते हैं तो पूरा मिडल ईस्ट आग की लपटों में होगा। लीडर को तो मार गिरा है, लेकिन क्या इससे शांति बहाली होगी? इराक, लिबिया और अफगानिस्तान का इतिहास देखें तो समझ आता है कि किसी को मारना आसान है, पर उसके बाद स्टेबिलिटी लाना मुश्किल है। ईरान में इस वक्त कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। कहीं मातम है तो कहीं लोग चोरी छुपे जश्न मना रहे हैं। याद रखिए, 2022 में महासा अमीनी और 2026 के इकोनॉमिक प्रोटेस्ट्स ने रेजीम के खिलाफ गुस्सा भर दिया था। लेकिन क्या अमेरिका के बॉम्ब गिराने से डेमोक्रेसी आ जाएगी? एक डेस्परेट देश स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी अपना सकता है। 2000 से ज्यादा मिसाइल्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को ब्लॉक करने की क्षमता, जहां से 20% ग्लोबल ऑयल और LNG निकलता है, अभी भी खतरा बनी हुई है। अगर यह रास्ता ब्लॉक हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है और भारत में फ्यूल प्राइसेस आसमान छू सकते हैं। इस संघर्ष ने युद्ध की डेफिनेशन बदल दी है। पेजर्स और वॉकी टॉकीज में बॉम्ब्स प्लांट करना, गेस्ट हाउसेज में हफ्तों पहले एक्सप्लोसिव्स लगाना और एप्स हैक करके लोगों को सरेंडर के लिए बोलना, ये नए मेथड्स हैं। मोसाड और CIA ने दिखा दिया है कि वो डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड के बीच की बाउंड्री खत्म कर चुके हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या रेजीम चेंज रिमोटली हो सकता है या फिर एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस और भी ज्यादा हावी हो जाएंगी? डूम्सडे सिनारियो ये है कि ईरान सीरिया की तरह बिखर जाए और अलग अलग ग्रुप्स अपने एरियाज कार्व आउट कर लें। ऐसे में बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजना अमेरिका के लिए पॉलिटिकल सुसाइड होगा, क्योंकि वहां की जनता अब एक और लंबी जंग नहीं चाहती। जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं, उससे हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। बिना UN परमिशन, बिना इंटरनेशनल कॉलेशन और बिना अपने ही कांग्रेस से डिस्कस किए बम बरसा देना इंटरनेशनल लॉ का मजाक है। यूरोप भी अब साथ हो गया है, लेकिन बाकी दुनिया सोच रही है कि अगला नंबर किसका है। चाइना इसे देख रहा है और ताइवान पर अपना मन बना सकता है। कल जब चाइना हमारे ऊपर भारी होगा तो हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा। ये घटना एक साफ संकेत है। अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, जैसे नॉर्थ कोरिया, तो आप सेफ हो। अगर नहीं है तो डेमोक्रेसी का मुखौटा पहनकर आप पर कभी भी हमला हो सकता है। सद्दाम और गद्दाफी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ा तो मारे गए, लेकिन किम जोंग उन को कोई हाथ नहीं लगाता। इससे दुनिया में न्यूक्लियर रेस और तेज होगी।
ईरान के पास सिर्फ मिसाइल्स नहीं है, उनके पास दुनिया की रग वेन दबाने की ताकत है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। अगर ईरान ने डेस्परेशन में इस रास्ते को माइन से भर दिया या शिप्स को निशाना बनाना शुरू किया तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप हो जाएगी। भारत के लिए ये सबसे बड़ा नाइटमेयर है। हमारा ट्रेड रास्ता इसी रीजन से निकलता है। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ गए या शिप्स ने रास्ता बदल दिया तो हर एक चीज महंगी हो जाएगी, दवा से लेकर टेक्नोलॉजी तक। ये सिर्फ एक देश की हार जीत का सवाल नहीं है, ये ग्लोबल स्टेबिलिटी का सवाल है। क्या सुपर पावर इस रिस्क को हैंडल करने के लिए तैयार है? एक और नया पहलू जो इस बार देखने को मिला वो है डिजिटल साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। ईरानियन लोगों के फोन्स पर अचानक ऐसी वीडियोस आने लगीं जो उनके कमांडर्स की मौत की तस्वीरें थीं, ताकि उनका हौसला तोड़ा जा सके। डीप फेक्स और एआई जनरेटेड वॉइसेस का इस्तेमाल करके फेक ऑर्डर्स पास किए गए, जिससे आईआरजीसी के बीच कंफ्यूजन पैदा हो गया। यह दिखाता है कि फ्यूचर में किसी देश को हराने के लिए सिर्फ बम्स की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ उनका डिजिटल एक्सेस हैक करके पूरे देश में सिविल वॉर छिड़ी जा सकती है। ये सॉवरेनिटी की एक नई और खतरनाक डेफिनेशन है। भारत के लिए ये सिचुएशन डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ हमें एनर्जी सिक्योरिटी की चिंता है क्योंकि हमारा 80% ऑयल इंपोर्ट मिडल ईस्ट से होता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की बढ़ती दादागिरी हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सकती है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कैसे ट्रेड डील्स हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं। जियोपॉलिटिक्स अब माइट इज राइट के फेज में जा चुकी है। कल को अगर हम किसी ग्लोबल पावर की बात नहीं मानते तो क्या हमारे साथ भी वही बर्ताव होगा? एआई और एडवांस्ड सर्वेलेंस का इस्तेमाल अब सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ नहीं बल्कि पॉलिटिकल चेंज के लिए हो रहा है। हमें अपनी टेक्नोलॉजी और डिफेंस को इतना मजबूत करना होगा कि कोई हमारी तरफ आंख उठाकर न देख सके। दुनिया एक नए फेज में आ चुकी है। अगले कुछ घंटे बताएंगे कि ईरान सरेंडर करता है या ट्रांजिशन ऑफ पावर के बाद हार्ड लाइनर्स टेक ओवर करके मिसाइल्स का उपयोग करते हैं। क्या नए लोग नए ढंग से रिश्ता निभाएंगे या पुरानी दुश्मनी और गहरी होगी? इंटरनेशनल सिस्टम पिछले 24 घंटों में पूरी तरह बदल गया है और इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी, सिक्योरिटी और फ्यूचर पर सालों तक रहेगा।